हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, प्राथमिक क्षेत्रमिति। आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, और भी अनेक परिभाषाएं हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए सवाल बनाना बहुत सरल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आयत से। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। और आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, यानी ये भुजा आमने सामने की बराबर आपस में, और ये दोनों आपस में बराबर हों, यानी जिनके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का, तो उसको हम क्या कहेंगे? आयत कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वर्ग। वर्ग किसको बोलेंगे? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज, वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, और ये एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का। चारों भुजाएं आपस में बराबर और प्रत्येक कोण कितने अंश का? 90 अंश का। ठीक है, तो ये कहलाएगा वर्ग अर्थात स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, जितनी भी ज्यामितीय आकृति हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, इन सभी के परिमाप और इन सभी के क्षेत्रफलों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा बताइए? परिमाप मतलब होता है किसी भी ज्यामितीय आकृति की सीमा रेखा की कुल लंबाई। ठीक है, किसी भी ज्यामितीय आकृति की सीमा रेखा की कुल लंबाई को उसको हम बोलते हैं उसका परिमाप या परिमिति। तो परिमाप या परिमिति का यहाँ पे हम अगर इसका परिमाप ज्ञात करना चाहेंगे तो चारों भुजाओं का योग करना पड़ेगा। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, टोटल कितना हुआ? 4a, यानी 4 गुणित भुजा। भुजा की लंबाई को आप 4 से गुणा कर देंगे, परिमाप मिल जाएगा। और अगर आप इसका क्षेत्रफल जानना चाहेंगे तो ए स्क्वायर अर्थात भुजा का वर्ग। ठीक है, ऐसे ही अभी हम लोग जब आयत पढ़े थे तो आयत का डेफिनेशन था आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, तो मान लो ये लंबाई और ये चौड़ाई है ना, जो भुजा लंबी है उसको लंबाई बोल देंगे, जो कम लंबी है उसको चौड़ाई बोल देते हैं। और ये भी लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो अब मुझे बताइए कि आयत का परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप तो लंबाई चौड़ाई फिर लंबाई फिर चौड़ाई, यानी 2 बार लंबाई आ रहा है 2 बार चौड़ाई आ रहा है। तो आप उसको कैसे लिखेंगे आयत के परिमाप को? देखो जरा, देखो 2 बार लंबाई आ रहा है और 2 बार क्या आ रहा है? चौड़ाई आ रहा है। 2 कॉमन निकल जाएगा, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से आप इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल होगा। आयत का वर्ग हो गया, आमने सामने की भुजा बराबर, जो भुजा बड़ी दिख रही है उसको अपन लंबाई कह देते हैं, और जो भुजा छोटी दिख रही है उसको अपन चौड़ाई कह देते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली परिभाषाओं में। समांतर चतुर्भुज तीसरा है आपके पास, समांतर चतुर्भुज।
एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, यानी आप ये देख सकते हैं, ये देखिए आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानना हो अगर आपको, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। मान लीजिए आधार है b और ये ऊंचाई h, तो b गुणित h, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। फिर से समांतर चतुर्भुज की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं क्या चीज़ होती है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों और बराबर भी हों, एक दूसरे के समांतर भी हों और बराबर भी हो, यानी कि ये दोनों भुजाएं समांतर भी हो और दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, और वैसे ही ये दोनों समांतर है और आपस में इन दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समचतुर्भुज मतलब ये एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें भी आमने सामने की भुजाओं की लंबाइयां बराबर, मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होंगी लेकिन चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी। यानी कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता था कि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी और बराबर होंगी, इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी लेकिन चारों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी। मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये जैसे इसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकते थे, इसमें सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज की परिभाषा है एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, तो वो कहलाता है आपका समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, सम्मुख शीर्षों को या आमने सामने के शीर्षों को मिलाओगे तो ये एक विकर्ण बन गया, ये दूसरा विकर्ण बन गया। मान लो D1 एक विकर्ण, D2 दूसरा विकर्ण, बस इसको पहला बोल देते हैं, इसको दूसरा बोल देते हैं। तो दो विकर्ण है तो बस आप दोनों विकर्णों का गुणनफल कीजिए। गुणनफल, गुणनफल और 1/2, यानी 1/2 D1 गुणित D2, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। ठीक है, और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर आपको जाननी हो तो उसके लिए भी सूत्र है हाफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। तो ये सूत्र भी आप ध्यान रखें, 1/2 रूट ओवर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, फिर से 1/2 स्क्वायर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई के लिए सूत्र है और ये वाला इसके क्षेत्रफल के लिए सूत्र है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बढ़ते आगे और देखते हैं समलंब चतुर्भुज को। ठीक है, समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं देखते हैं। समलंब चतुर्भुज जिसके मतलब ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी जो चार भुजाएं हैं तो उनमें से कोई एक जोड़ा जो आमने सामने की भुजाओं वाला कोई एक जोड़ा आपस में समांतर हो। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये दोनों आपस में समांतर नहीं है लेकिन ये दोनों आपस में समांतर हैं। ठीक है, तो कोई एक जोड़ा जो है वो समांतर होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानने के लिए आपको समांतर जो भुजाएं हैं उनका योग और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है h, ठीक है, इसका अगर आपको क्षेत्रफल जानना है, मान लो ये वाली भुजा की लंबाई a और इस भुजा की लंबाई अगर b है तो 1/2
दोनों समान जो आपस में जो समांतर है भुजाएं उनका योग और गुणित उन्हीं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये सूत्र आप याद रखें, 1/2 कोष्टक में a प्लस बी गुणित h। ठीक है, समलंब चतुर्भुज भी हो गया। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। इसको मैं मिटाता हूं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। एक कोण क्या हो, 90 अंश हो। ऑब्वियस सी बात है, अब जो दोनों कोण बच गए वो 90 अंश से दोनों ही क्या होंगे, दोनों कम होंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों का योग कितना होना होता है, 180 अंश होना होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण कहलाता है, ये कर्ण, और इनको हम लंब या आधार कह सकते हैं। किसी एक को लंब किसी एक को आधार कहेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपने उस समय एंगल, जैसे हम एंगल थीटा यहाँ लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये थीटा है ना, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर मैं थीटा इधर लिख दूँ तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब ये आधार, और ये कर्ण फिक्स रहता है। सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, जो 90 अंश के सामने वाली भुजा रहेगी ना वो कर्ण रहेगी, वो हमेशा फिक्स रहेगी। इसका अगर आपको क्षेत्रफल जानना हो तो 1/2 करना, आधार करना, और ये ऊंचाई को h बोल देता हूँ मैं, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। और परिमाप जानने के लिए आपको कर्ण, लंब, आधार तीनों की लंबाइयों को जोड़ना पड़ेगा, तो आपको परिमाप मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज देखते हैं। ठीक है, समद्विबाहु, आपको नाम में ही इसकी परिभाषा समझ में आ रही होगी। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो, कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो, और जो दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी इस भुजा के सामने ये वाला कोण, इस भुजा के सामने ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, और जैसे मान लो ये जो दो कॉमन भुजाएं हैं उनको आप ए मान लो। यहाँ से मैं एक लंब खींच देता हूँ। अगर ये भुजा की लंबाई b है तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, b/2 ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा b/2 √4a² माइनस b²। ठीक है, सॉरी b/4 आएगा यहाँ पे, b/4 √4a² माइनस b²। ये इसके क्षेत्रफल का सूत्र है। जहाँ दो जो बराबर भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों को हमने ए लिया है, और जो आधार है उसकी लंबाई को हमने बी लिया है। तो ये क्षेत्रफल का सूत्र आप सदा याद रखें। और इसका परिमाप हो जाएगा a धन b, यानी 2a धन b। ठीक है, तो 2a प्लस b इसका परिमाप हो जाएगा। अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु, ये था समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर। अब हम जो देख रहे हैं वो है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। एक ऐसा त्रिभुज
एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, मान लो भुजा की लंबाई ए है तो तीनों भुजा की लंबाई ए होगी। इसका अगर आपको क्षेत्रफल जानना हो, √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का वर्ग। ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। और अगर आपको इसका परिमाप जानना हो तो a+a+a अर्थात 3a, ये इसका परिमाप हो गया समबाहु त्रिभुज। जो अगला डेफिनेशन है वो है परिमिति या परिमाप। तो परिमाप आप समझ गए होंगे, किसी भी ज्यामितीय आकृति के सीमा रेखा की कुल लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। जैसे कि अभी हमने विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप याद किए, उनका सूत्र देखा। अब अगला आता है किसी वृत्त का चाप। तो वृत्त क्या होता है आप सभी जानते होंगे, वृत्त अर्थात सर्कल। सर्कल का डेफिनेशन हम कैसे कह सकते हैं बताइए, सर्कल का डेफिनेशन क्या है, किसको बोलेंगे सर्कल। तो अब सर्कल बोलने से या वृत्त बोलने से आपके दिमाग में जरूर ये बात आ रही होगी कि कोई इस प्रकार की कोई आकृति, उसको सर्कल बोलेंगे। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखो डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, फिक्स बिंदु है, ये गतिशील नहीं है, ये स्थिर है। लेकिन कोई दूसरा बिंदु इसके चारों ओर गतिशील है, और शर्त यह है कि वो बिंदु इस प्रकार गतिशील है कि उसकी इस बिंदु से दूरी हमेशा बराबर बनी रहती है। अगर वो गतिशील है और अगर दूर जा रहा है तो इस बिंदु से दूरी बढ़ती जाएगी, पास आ रहा है तो दूरी घटती जाएगी। लेकिन शर्त है कि इसकी इसकी इससे दूरी सेम बनी रहनी चाहिए सदा। तो इसको कौन से पथ को फॉलो करना चाहिए, कौन से मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, फिर ये ऐसे घूमेगा। देखो सदा इससे दूरी सेम बनी रहेगी। तो कौन से पथ पे घूमेगा, ये सर्कल पे घूमेगा। ठीक है, ये सर्कल बन गया। अब मैं इसे तो एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप ये देखिए सर्कल बन गया। अब सर्कल की जो सेंटर से लेकर के किनारे तक की दूरी, ठीक है, किनारा मतलब ये जो परिधि है, जो उसका घेरा है, सीमा रेखा है, वहां से सेंटर तक की दूरी, इसको बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और साथ ही त्रिज्या का डबल, इसको बोलते हैं टोटल व्यास। यानी व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणित त्रिज्या। व्यास यानी डायमीटर, 2 गुणित त्रिज्या। समझ में आ रहा है। परिमाप क्या होता है वृत्त का, 2πr। क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान रखें। अब किसी वृत्त का चाप, तो वृत्त का चाप किसको बोलते हैं। मैंने वृत्त में, वृत्त की परिधि पर आप कोई भी दो बिंदु ले लो कुछ दूरी पर, तो ये दोनों के बीच की जो वृत्त के अनुदिश, यानी कि आपको दो बिंदु लेकर सीधी दूरी नहीं नापनी है, वृत्त में ही चल करके उनके बीच जो ये बनेगा, ये जो आकृति बनेगा, यानी यानी पूरे वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा, इसको बोलेंगे चाप। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये ए बी, और ये ऊपर में ऐसे डिजाइन लगा देते हैं, ये वाला, ये चाप को व्यक्त करता है। ठीक है, ये वाली वृत्त के अनुदिश आपको चलना है, तो ये लंबाई जो है, ये चाप की लंबाई, और ये ए बी को बोलेंगे चाप। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वृत्त की परिधि या वृत्त की परिमिति का एक अंश, एक टुकड़ा, एक खंड, उसको बोलेंगे चाप। और अगर मैं चाप के दोनों किनारों को सेंटर से मिला देता हूँ, ठीक है, ये सेंटर है मान लो, तो चाप के दोनों किनारे वाले बिंदुओं को अगर सेंटर से मिला दिया, तो ये जो क्षेत्रफल बनेगा उसको बोलते हैं वृत्त का त्रिज्य खंड या त्रिज्यीय खंड। ठीक है, और उस त्रिज्यीय खंड का सूत्र, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का,
त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सुनिए। मान लो ये एंगल थीटा है, जब हम इसको इससे मिलाए तो एंगल थीटा बना, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। और वैसे ही चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा गुणित 2 पाई आर 360। कुछ नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानना हो, क्षेत्रफल चाहिए तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिखो और थीटा बटे 360 लिखो। और अगर आपको चाप की लंबाई चाहिए तो इस पूरी लंबाई अर्थात परिधि को यहाँ लिखो, थीटा बटे 360 लिखो। जिस टुकड़े का, अगर आपको टुकड़े का क्षेत्रफल चाहिए तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख करके बाजू में थीटा बटे 360 लिखो। और अगर आपको थोड़ी सी लंबाई जानना हो, पूरे वृत्त की थोड़ी सी लंबाई का सूत्र जानना हो, कुछ अंश का सूत्र जानना हो, परिमाप जानना, मतलब पूरे वृत्त का परिमाप नहीं, छोटे से चाप की लंबाई जानना हो, तो पूरे वृत्त का परिमाप लिख करके बगल में थीटा बटे 360 कर दो, तो आपको चाप की लंबाई का सूत्र मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ सवाल करेंगे, तो आप जब तक इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लें। आज के वीडियो में इतने ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।